हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके फिजिक्स का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक मीटर सेतु। ठीक है, मीटर सेतु से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं और मीटर सेतु का प्रैक्टिकल भी आपको हर हाल में करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से आपके प्रैक्टिकल का एक प्रैक्टिकल जो है कंफर्म हो रहा है और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तीर दो निशाना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा जिससे एक एक चीज़ आसानी से आपको समझ में आ जाए और एग्जामिनेशन में या कभी प्रैक्टिकल लैब में भी चाहे टीचर आपको बताए या ना बताए, उपकरण आपको मिल जाए तो आप आसानी से जो है प्रैक्टिकल खुद कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए मीटर सेतु। मीटर सेतु, तो सबसे पहले इसके हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। सिद्धांत इसका क्या है? ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो सिद्धांत जो है मीटर सेतु हमारा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु क्या, अभी कल के वीडियो में मैंने जो है डिस्कस किया था। ठीक है, तो जितने बच्चे व्हीटस्टोन सेतु को नहीं देखें, पहले वो व्हीटस्टोन सेतु को अच्छे से समझ लें, फिर इसको अच्छी तरीके से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप व्हीटस्टोन सेतु अच्छे से समझ लिए तो। और उस पर एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था, कितने बच्चे सॉल्व कर लिए क्वेश्चन बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। सिद्धांत, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जिसकी सहायता से, यानी कि मीटर सेतु की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध निकालते हैं। और यही काम हम मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु से भी कर सकते थे। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु से भी हम क्या करते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं। ठीक है, तो जिसकी सहायता से हम अज्ञात, अरे हम का मतलब हम ही अकेले नहीं, आप सब निकाल सकते हैं। ठीक है, हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई? एकदम स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर। चलिए अब इसकी संरचना देखते हैं। ठीक है, ये होता कैसे है, संरचना। ठीक है, इसकी संरचना होती कैसे है? तो ये जो है सबसे पहले तो 1 मीटर लंबी जो है, ठीक है, 1 मीटर लंबी जो है ये मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंसन। ठीक है, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंसन, दोनों में से किसी एक धातु का ये क्या होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है। ठीक है, और इस तार के दोनों सिरों पर एल आकार का एक तांबे का क्या लगा हुआ होता है, पट्टी लगा होता है। दोनों सिरों पर एल आकार की एक तांबे की पट्टी लगी होती है। तो चलिए एल आकार की तांबे की पट्टी लगाते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो चलते चलते फिगर बनाने का मतलब यह है कि चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती, और फिगर पहले से बना हुआ होता है तो उतना समझ में नहीं आता जितना आना चाहिए। ठीक है, समझ में दोनों ही केस में आते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो के बीच में अगर आपको फिगर बनाते बनाते समझाया जाए तो हमको लगता है ये ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने फिगर पहले नहीं बताया। कभी कभी बना भी देता हूँ, कभी कभी जो है नहीं बनाता। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे, सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहां आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास
में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। जो मुझे लगता है कि नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको वीडियो में ही बनाता हूँ, और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है वो फिगर में पहले बना देता हूँ। ठीक है, तो दोनों सिरों पर एल आकार की क्या होती है, एक तांबे की पट्टी लगी होती है इस तरीके से। ठीक है, एल आकार की, यहाँ पर भी एल आकार की तांबे की पट्टी होती है। ठीक है, इस तरीके से बराबर है जी दोनों की नहीं, चलो अब बराबर हो या ना हो, ठीक है, पट्टी तो हमें बनाना है। इस तरीके से एल आकार की पट्टी लगी हुई थी, और यहाँ पर बीच में एक संबंधक पेंच लगा होता है, यानी जिस संबंधक पेंच से ये तार क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और इसके बीच में भी एक तांबे की जो है पट्टी लगी होती है, इसके बीच में भी जो है एक तांबे की क्या होती है, पट्टी लगी होती है। ठीक है, इस तरीके से इस बीच वाली तांबे की पट्टी में एक संबंधक पेच यहाँ पर भी लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे एक संबंधक पेच, यहाँ पे एक संबंधक पेच, यहाँ पे एक संबंधक पेच, यहाँ पर भी एक संबंधक पेच। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम नाम दे दें ए, ये सिरा ए है, ये सिरा बी है। ठीक है, या सी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ए सी भी बोल सकते हैं, किताब के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी लिखा हुआ तो हम सी भी बता सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पहले सिरे के बीच में एक आपका प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। क्या लगा होता है, एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, इसमें कई सारे प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे प्रतिरोध एक साथ लगे हुए होते हैं। आप प्रैक्टिकल लैब में जब भी देखे होंगे तो इस तरीके से आपको एक प्रतिरोध बॉक्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जिस प्रतिरोध का यानी जिस तार का प्रतिरोध निकालना होता है हम उस तार को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा होता है अज्ञात प्रतिरोध। क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, ये प्रतिरोध बॉक्स है, इसको बोलते हैं यानी इसको रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, और इसका मान हमें नहीं पता है तो यानी इसको हम एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मान हमें निकालना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक संबंधक पेंच होता है, इसको कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं डी, और इस संबंधक पेंच से ठीक है एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है, एक गैल्वेनोमीटर जी जुड़ा हुआ होता है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा ठीक है एक सर्पी कुंजी से जुड़ा हुआ था। अब ये सर्पी कुंजी क्या होती है, कटिया जानते हो, कटिया जिससे मछली मारी जाती है। कितने लोग मछली मारे हैं? अरे वो बरसात के सीजन में कटिया कितने लोग लगाए, कितने लोग मछली मारे हो तालाब में जाके? भाई हमने तो मारा है। ठीक है, हम तो कटिया लगाते थे, क्लास 10th में पढ़ते थे तो उस समय जो है 10 तक खूब मछली मारते थे। ठीक है, तो इस तरीके से कटिया नुमा एक सर्पी कुंजी होती है। ठीक है, जो तार के सिरे पर क्या होती है, खिसकाने के लिए इधर उधर बिल्कुल फ्री होती है कि उसको हम इच्छा अनुसार कहीं पर खिसका सकते हैं। इस सिरे को नाम दे दो बी। ठीक है, एक सर्पी कुंजी बी होती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए। अब क्या होता है कि इसका सिरा ए, ठीक है, इसका जो ए सिरा है चाहे यहाँ पे कनेक्ट कर दो बैटरी, चाहे यहाँ पे कनेक्ट कर दो, क्योंकि दोनों ये तांबे की पत्ती कनेक्शन यहाँ तक है। ठीक है, तो इसका जो है दूसरा सिरा, सिरा ए और सिरा सी ठीक है एक धारा नियंत्रक के साथ एक बैटरी तथा एक कुंजी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा ली, इसके बाद ये हमारा धारा नियंत्रक हो गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है ये धारा नियंत्रक हो गया, और उसके बाद क्या होती है, एक कुंजी लगी होती है। ठीक है, यहाँ पर एक कुंजी हमने लगा लिया। ठीक है, एक कुंजी की सहायता से ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ये के है, ये आपका क्या धारा नियंत्रक है। पता ही है कि इसको जैसे जैसे हम क्या आगे पीछे खिसकाएंगे धारा का मान क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, धारा बदलती जाएगी। तो ये हो गया आपका धारा नियंत्रक। फिगर स्पष्ट समझ में आ गया ना सबको। ये आपका के है यानी कि के फॉर कुंजी। ठीक है, ये आपका हो गया बैटरी। अब देख लो संरचना बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब संरचना के बारे में आप सभी लोग लिख सकते हैं, जो जो हम बनाते समय समझाएं वही चीजें आप सभी को लिखनी है। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि देखो, वर्किंग देखो, ये कार्य किस तरीके से करता है। कार्य
विधि यानी कि इसकी वर्किंग क्या है। तो इसकी अगर हम वर्किंग की बात करें तो हमें क्या करना होता है, एक अज्ञात प्रतिरोध होता है S, इसी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। इसी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। इसके लिए हम प्रतिरोध बाक्स में से कोई एक प्रतिरोध अपनी इच्छा अनुसार निकालते हैं, ठीक है। और सबसे पहले क्या करते हैं, कुंजी K को ऑन करते हैं, उसके बाद इसमें से एक प्रतिरोध बाक्स में से एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है। कुंजी K को मैंने ऑन किया, फिर प्रतिरोध बॉक्स में से क्या किया, एक प्रतिरोध निकाल लिया। अब एक प्रतिरोध निकालने के बाद ये जो आपका सर्पी कुंजी है B, ठीक है, सर्पी कुंजी, ठीक है, सर्पी कुंजी जो B है, इसको हम इधर उधर क्या करेंगे, मूव करते हैं, ठीक है। एक बार इसको इसके मध्य बिंदु के इस साइड, तो गैल्वेनोमीटर का विक्षोभ अगर इस साइड हम ले आ रहे हैं तो देख रहे हैं विक्षोभ उधर चला जा रहा है, उस साइड ले जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इधर आ रहा है। यानी इन दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप की स्थिति बिल्कुल ना के बराबर यानी कि 0 हो। तो सर्पी कुंजी को हम इधर उधर खसका के, ठीक है, इस तरीके से सेट करते हैं कि धारामापी में विक्षेप की स्थिति ना मिले, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति मिले। और जब शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है तब ये सर्किट हमारा यानी कि परिपथ हमारा संतुलन की अवस्था में होता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो हम क्या काम करते हैं कि सर्पी कुंजी V को इधर उधर खिसका के जो आपका गैल्वेनोमीटर है यानी कि धारामापी है, धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, जिससे परिपथ हमारा क्या होता है, संतुलन अवस्था में आ जाता है, ठीक है। अब बात हो गई संतुलन अवस्था में। संतुलन अवस्था में आने के बाद हम क्या करते हैं, तार क्या होता है हमारा, जो हमारा AC तार है 1 मीटर लंबा, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक तो AB, दूसरा BC, 2 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसकी लंबाई हम नाप लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं AB की लंबाई कितनी, L, तो BC की लंबाई कितनी हो गई, 100 - L, क्योंकि अगर सेंटीमीटर में ले लें, AB की लंबाई हम मान लें L सेंटीमीटर है, तो टोटल लंबाई 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो VC की लंबाई कितनी हो गई, 100 - L सेंटीमीटर। बात समझ में आई यहाँ तक, एकदम स्पष्ट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है। तो जब ये बैलेंस कंडीशन में हो गया, अगर हम मान लें कि जो इतना आपका तार AB है, अगर इसका प्रतिरोध P मान लें और BC का प्रतिरोध Q मान लें, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, ठीक है, जैसे संतुलन की अवस्था मिलेगी तुरंत वहां पे आप लिखोगे व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से P/Q, ठीक है, या P/ क्या है आपका R/S, P/Q = R/S। ये आपका क्या संतुलन की अवस्था में जब आ जाता है तो व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। माना तार AB L सेंटीमीटर, तो ये इंप्लाइज करेगा VC कितना हो जाएगा आपका 100 - L, होगा कि नहीं होगा, 100 - L सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ठीक है। यदि P क्या चीज है, तार AB का प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो ये व्हीटस्टोन सेतु हो गया, बीच में गैल्वेनोमीटर, ये एक प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध, ये 4 प्रतिरोध हो गए ना हमारे, हो गए। और ये क्या है, बीच में धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु बन गया ना। तो जब व्हीटस्टोन सेतु बन गया तो उस फार्मूले को अब सेटिस्फाई भी करना चाहिए। यदि तो यहाँ पे सीधे सीधे मान भी रख सकते हो, ठीक है। P की जगह कितना रखोगे, AB बटे Q की जगह BC = R/S, ठीक है। फार्मूला तो यही आपका आएगा, लेकिन कैसे आएगा, क्योंकि बात यहाँ प्रतिरोध की हो रही, ये तो लंबाई है, ठीक है, ये इसके बराबर होगा नहीं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होगा, होगा आंसर आपका यही आएगा, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। लेकिन ये एक स्टेप थोड़ा सा लिख के आएगा, कैसे आएगा, माना तार के प्रति
एकांक सेंटीमीटर, प्रति एकांक सेंटीमीटर का प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक है। तो अब जब प्रति एकांक सेंटीमीटर का प्रतिरोध स्मॉल आर है तो जो तार आपकी AB की लंबाई कितनी है, L सेंटीमीटर, तो AB का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, LR। BC का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 100 माइनस ये डिस्टेंस कितनी है L, ये डिस्टेंस कितनी है 100 माइनस L, तो ये हो जाएगा BC 100 माइनस LR। अब यहाँ पे देखो वैल्यू रखो, तो AB की जगह हम रखेंगे कितना, LR बटे VC की जगह रखेंगे 100 माइनस LR इक्वल टू R बटे S। R से R कैंसिल हो गया, फिर वही चीज़ तो आ गया AB बटे BC। AB क्या है, L क्या है, AB की लंबाई, BC क्या है, सॉरी 100 माइनस L क्या है, BC की लंबाई, वही चीज़ आ गया ना, आ गया ना वही चीज़। लेकिन इस चीज़ को आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, ठीक है, यहाँ के बाद लिखोगे। उसके बाद हमें चाहिए मान किसका, S का। R का मान पता है, कैसे पता है, जो प्रतिरोध हमने प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला था R का मान वही है, ठीक है। जो इस बॉक्स में से हमने प्रतिरोध निकाला था वही R का मान है, ठीक है। जो इस बॉक्स से निकाले हो वही R का मान है, ठीक है। उसको नोट कर लेना कितना आपने निकाला है। तो हमें चाहिए वैल्यू S की, तो S को इधर ले आओ, गुणे में हो जाएगा इसके साथ, इसको उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। तो एक लाइन इधर लिखो, तो L बटे 100 माइनस L गुणे S बराबर R। ये इम्प्लाइज करेगा S इजकल टू 100 माइनस L से इधर क्या भाग, दूसरी साइड जाएगा गुणा, 100 माइनस L, ठीक है, R के साथ गुणे में हो जाएगा, बटे L से गुणा है तो L से हो जाएगा भाग, ठीक है। तो ये आपका मीटर सेतु का फार्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। और ये जो तार है, ये तार एक समान मोटाई का होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ मोटा हो यहाँ बीच में पतला हो आगे जाके और मोटा हो जाए, ठीक है। बिल्कुल एक समान लंबाई का, मतलब एक समान मोटाई का होना चाहिए, यानी कि इसके अनुप्रस्थ प्रच्छेद का क्षेत्रफल जो है कितना होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है, एक समान। बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं तार के विशिष्ट प्रतिरोध को। यही जो है आपका प्रूफ है मीटर सेतु का। अगर तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो रो इजकल टू क्या फार्मूला होता है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो इजकल टू R A बाई L। अगर ये तार इस्तेमाल किया गया है तो इस तार का अगर हमें विशिष्ट प्रतिरोध निकालना हो तो इस तार का दिया हुआ प्रतिरोध R गुणे इस तार के अनुप्रच्छेद, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बटे उसकी लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से निकल आएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर, जब ओम का नियम हमने डिस्कस किया था, ओम के नियम के जस्ट बाद वाले सेशन में विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, के बारे में हमने विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट चालकता, ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात किया था। बात समझ में आई, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट हो या कहीं ना समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है। एक बार हल्का सा फिर से देख लो, ठीक है। फिगर का अरेंजमेंट समझ में आया, ठीक है। तो जब फिगर का अरेंजमेंट समझ में आया तो बस वर्किंग सिर्फ इतनी है कि हम क्या करते हैं, कुंजी के को ऑन करते हैं और प्रतिरोध बॉक्स R से एक प्रतिरोध निकालते हैं। प्रतिरोध निकालने के बाद सर्पी कुंजी को इधर उधर इस प्रकार से सेट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर यानी कि जो हमारा धारा मापी है इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए। और जब शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो परिपथ हमारा संतुलन की अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और परिपथ जब संतुलन की अवस्था में आ जाता है तब तुरंत हम व्हीटस्टोन सेतु के फार्मूले से इसका मान निकाल लेते हैं अज्ञात प्रतिरोध का, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ गई यहाँ तक, स्पष्ट एकदम अच्छे से। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और आप सभी को बता दूं कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अनअकैडमी पर ज्वाइन होया करिए और इसको आप लोग कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से और टेलीग्राम पर मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चलते रहा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो डेली का डेली जो है चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसको वीडियो
कंप्लीट होने के बाद यानी कि वीडियो खत्म होने के बाद प्रैक्टिस कीजिए घर पर और उसका स्क्रीनशॉट या उसको फ़ोटो खींच कर, ठीक है, प्रैक्टिस करके उसकी फ़ोटो खींच के मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दें। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक एक करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मीटर सेतु हो गया, इसके बाद जो है विभवमापी है, ठीक है, और विभवमापी ही हमारा लास्ट है। विभवमापी के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। लेकिन विभवमापी 2 दिन लगेगा पढ़ाने में। ओके।